देखिए, सच बताऊँ तो मैं इस पकौड़े को पहली बार बनाया है और इसे फिर से मैं दोबारा बनाना चाहूँगी, क्योंकि इतनी बढ़िया और इतनी फ्लेवरफुल बनी थी ना कि आप इस पकौड़े को एक बार ज़रूर बना कर देखना, क्योंकि इतना कम ऑयल में इतना ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, वो भी घर में रखी सामानों से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन कसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं घर में रखी इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम ऑयल में ब्रेड पकौड़े की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 पीस के करीब ब्रेड ले लिया है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो क्या है कि यहाँ पे जो हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है तो 1 दिन पुरानी थी, और जब 1 दिन पुरानी ब्रेड हो जाती है तो हल्का सा ये मतलब हार्ड हो जाता है, जिसे बेलने में थोड़ा सा दिक्कत आने लगेगी या फिर टूट भी सकते हैं। तो क्या करें, अगर आपके पास भी 1 दिन पुरानी ब्रेड हो तो उसे इस तरह से बेलने से पहले अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन हो तो उसमें 20 से 30 सेकेंड आप गर्म कर लीजिएगा, तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, वो भी लगेगा कि एकदम बेकरी से निकल कर आया है। अगर माइक्रोवेव ओवन ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़े से पानी आप पतीला या कढ़ाई में डाल दें, जालीदार वाले बर्तन ले लें और एक प्लेट में रख कर इसे आप थोड़ी देर के लिए ना स्टीम कर ले। लगभग 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे तो आपका ब्रेड एकदम सॉफ्ट और ताज़ा बन जाएगा और एकदम नरम मुलायम, और आपको लगेगा कि एकदम बेकरी से अभी अभी निकल कर आया है। तो ये वाला प्रोसेस करके देखिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो हमने यहाँ पे इस ब्रेड को माइक्रोवेव ओवन में 20 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करने के बाद इस तरह से बेलन के इस्तेमाल से हमने इसे बेल कर ले लिया है। तो जब आप ब्रेड को बेलें ना तो क्या करिए, थोड़ा सा ना बेलन को ब्रेड के ऊपर दबा कर रखें, और इस तरह से दबा दबा कर बेलेंगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। जैसा कि मैं सामने से दिखाया था कि ब्रेड की जो मोटाई है पहले किस तरह से थी और बेलने के बाद ये कितना पतला सा हो गया है। तो बेल कर जब आप इस पकौड़े को बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। तो चलिए, सारे ब्रेड को हमने इस तरह से बेलन के इस्तेमाल से बेल लिया है। अभी क्या करेंगे, सारे ब्रेड के किनारे हम निकाल देंगे, यानी एजेस को हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे आप एजेस निकालने के लिए किचन वाली सीजर यानी कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है कि जब हम ब्रेड को गर्म करते हैं तो एकदम मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा नाइफ से निकालने में दिक्कत या परेशानी आएगी। लेकिन अगर आपके नाइफ की जो किनारे हैं, धार है, अगर तेज़ है तो नाइफ से भी निकाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर नाइफ की तेज़ धार ना हो तो क्या करें, यहाँ पे आप किचन वाली सीजर जो होती है ना, कैंची, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड के एजेस निकालने के लिए। तो चलिए, सारे ब्रेड के किनारे को हमने एक नाइफ का इस्तेमाल करते हुए निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमने जो ब्रेड के किनारे को निकाला है यानी एजेस को, इसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम एक बाउल या प्लेट में ले लेते हैं और क्या करेंगे, इसका ना बाद में हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे और फ्रीज में स्टोर करके रख लेंगे, और किसी भी स्नैक्स वगैरह में हमें ज़रूरत होगी तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी। लेकिन ध्यान रहे, इसे आप ना फ्रीज में स्टोर करके रखिएगा तो लंबे समय तक ब्रेड क्रम्स स्टोर करके रह जाता है। और ब्रेड के पीस को हम इस तरह से प्लेट में ले लेते हैं और इसे हम अलग रख लेंगे। और यहाँ पे इस पकौड़े में हम कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज की कच्चे आलू को ले लिया है। यहाँ पे हम इसे छील लेंगे, अच्छी तरीके से इसके छिलके निकाल देने। हमने इसे छीलने से पहले वॉश कर लिया था, जिसमें इसमें जो भी मतलब गंदगी होती है ना वो निकल जाती। क्या है कि अगर छीलने से पहले अगर आप नहीं निकालोगे तो काटने के बाद हल्का सा ना किच किच मतलब गंदा मतलब रह जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आलू को छील लें तो उसे ना पहले वॉश कर लें। तो दोनों आलू को हमने यहाँ पे छील लिया है। अगर आलू की साइज़ छोटी हो तो 3 पीस ले लीजिएगा। यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और छीलने के बाद भी हमने इसे वॉश करके ले लिया है, अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रेटर ले लेंगे और दोनों आलू को ग्रेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।
और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन को प्लीज़ दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो हमने यहाँ पे लगभग 1 कच्चे आलू को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और बहुत ही ध्यान से ग्रेट करिए, क्योंकि यहाँ पे जो कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेट करने के लिए, तो थोड़ा सा ना मतलब हार्ड होते हैं कच्चे आलू, तो हाथ का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इस पकौड़े को ना आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मतलब इतने कम सामानों से, वो भी घर में रखी हुई सामानों से, इतना ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा बनकर तैयार हुआ था कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। और मेरे बच्चे जब इसको खाए तो मतलब बोले मम्मा इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, और उन्हें भी लगा था कि मतलब घर के सामान से इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बन पाएगा, और उन्होंने बोला कि मम्मा फिर से ना आप इस पकौड़े को बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा सा लगता है खाने में। और बच्चों का क्या है कि उन्हें थोड़ा सा टेस्टी और कुरकुरा फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं, आपके घर के बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी और फिर से डिमांड करेंगे वो बनाने के लिए। तो चलिए, लगभग हमने सारे आलू को ग्रेट कर लिया। तो क्या है कि जब हम आलू को ग्रेट करते हैं ना या काटते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या हो जाता है कि उसमें ना थोड़ा सा रंग चेंज होने लगता है। इसमें आलू में जो है ना स्टार्च बहुत ही ज़्यादा होती है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो आलू को ग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें ना हम पानी डालेंगे। पानी डालकर अच्छी तरीके से हमें इसे वॉश कर लेना है। तो चलिए, आलू को ग्रेट कर लिया, और ये देखिए जब तक हमने ग्रेट किया था ना, तो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। पानी इसमें डाल देते हैं और इसे ना रगड़ रगड़ कर अच्छी तरीके से धो लेंगे। इसमें जितना भी स्टार्च वगैरह होगी उसे हमें अच्छी तरीके से निकाल लेना है। तो ये वाला जो प्रोसेस हम करेंगे ना आलू को धोने वाला, वो 5 से 6 बार या मतलब 4 बार तो ज़रूर कर लें। और जैसे जैसे आप इसे मतलब रब करोगे, मतलब इस तरह से, तो ये देखिए इसमें से ना हल्का हल्का सा ऊपर से फेन भी दिख रहा है, ये स्टार्च होते हैं। और मैं ये देखिए हमने जो इसे रब किया तो मेरे हाथ में भी ये देखिए इतना सारा आलू के जो स्टार्च है वो लग गए हैं। तो चलिए क्या करते हैं, इसे हम 4 से 5 बार धोकर लेकर आती हूँ। तो 4 से 5 बार हमने इसे धोया, और ये देखिए सामने से रिजल्ट इतना बढ़िया सा इसका कलर आ गया है और एकदम वाइट हो गया, क्लीन हो गया है। तो इसमें ना अभी हम नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब हमने इसमें नमक डाला है। तो नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, जितना खाना पसंद हो आपको उतना डाल लें। वैसे यहाँ पे जो हमने नमक डाला है वो बहुत ही परफेक्ट है। तो उसके बाद 1 स्पून ले लें और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेट किए हुए आलू में हम नमक को मिक्स कर लेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही एक और मतलब काम हो जाएगा कि यहाँ पे जो आलू है ना, नमक डालने से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और हमें पकौड़े बनाने में आसानी हो जाएगी। वैसे आप यहाँ पे नमक को आलू में मिक्स करने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और अच्छी तरीके से मिलाइएगा, जिससे एक एक पीस में नमक का फ्लेवर जाए। और जब हम पकौड़े को तैयार करने जाए तो बिल्कुल भी आलू जो है ना फीकी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आलू में नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो गई, इसे अलग रेस्ट पे रखते हैं, जिससे इसमें पानी भी रिलीज़ होगी और आलू के लच्छे जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 1.5 कप के करीब बेसन। ये चना दाल बेसन है, आप जो बेसन खाते हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, लगभग आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालें, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन ले लेंगे और इसे हम हथेलियों पे इस तरह से क्रश करने के बाद ही डालेंगे। तो फ्रेंड्स, तीखी लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा। आप कम खाते हो तो कम डालें और ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, क्योंकि चटपटा सा हो जाएगा। सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और इसका हम घोल तैयार करेंगे। ध्यान रहे एक बार में पानी नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा ना, बेसन वाला जो घोल है वो बिगड़ जाएगा, पतला हो जाएगा। और हमें इस पकौड़े को बनाने के लिए एकदम पतला सा घोल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसमें पानी डालने के समय हमें मेजरमेंट का खास ध्यान रखना होगा। थोड़े थोड़े पानी डालें और मिक्स करते जाएं। तो अभी हमने थोड़े थोड़े पानी डाला था और बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहा था, तो वापस से हमने थोड़े से पानी और डाल दिया है और हैंड बीटर से इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते जाएंगे। जब हमें पानी की लगेगा कि थोड़ा सा और डालना है तो डाल देंगे, अगर नहीं लगेगा तो नहीं डालेंगे। लेकिन अच्छे से मिक्स करने के बाद ही, क्योंकि बेसन जो है ना नीचे बैठ जाती है, और मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तभी हमें पानी की कंसिस्टेंसी का पता चलेगा।
लगातार इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटे, जिससे बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पकौड़े के लिए जब हम बेसन का घोल तैयार करते हैं तो उसे जितना ज़्यादा फेंट लेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आता है। और तब तक हमें इसे फेंट कर तैयार करना है जब तक बेसन का जो घोल है वो हल्का ना हो जाए और इसमें जाली ना बनने लगे। जैसे जैसे हम घोलेंगे बैटर जो है, बेसन का जो घोल है वो हल्का होने लगता है और जाली बनने लगता है। और ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसे घोल रही हूँ तो ये इसमें हल्का हल्का जाली भी बनने लगे है। और जब मैं इसे चला रही हूँ ना तो लग रहा है कि एकदम हल्का सा हो गया है। तो जब ये हल्का हो जाएगा, जब आप इसे फेंटोगे तो आप जैसे जैसे फेंटोगे तो ये चलाने में ना हल्का लगने लगता है, तो आप समझ जाएं कि हमारा जो बेसन वाला जो घोल है ना एकदम परफेक्ट तरीके से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे इसमें हम कोई पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो घोल की कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, ऐसे ही आप तैयार करिएगा। तो चलिए, बेसन का घोल जो है ना अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया, हल्का हो गया, उसे रेस्ट पे डाल देते हैं जिससे और बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। अभी क्या करेंगे, रेस्ट पे डाले थे जो हमने आलू वाले लच्छे को, उसे हम ले लेंगे। और सामने से ये देखिए, जब हम इसे रेस्ट पे डाले ना तो इसमें जो हमने जो नमक डाला था उसकी वजह से इतना सारा पानी रिलीज हो गया है और आलू के जो लच्छे हैं ना वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से अपने हथेलियों से दाबते हुए अच्छी तरीके से आलू के लच्छे में से पानी को निचोड़ कर निकाल देना है। थोड़ा सा भी पानी नहीं होनी चाहिए। हथेलियों पे अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकाल देना है। ये देखिए, और जब मैं इसे दाब रही हूँ तो रिजल्ट आपको सामने नजर आ रहा होगा कि इसमें से कितना सारा पानी रिलीज हो रहा है। अगर ये वाला प्रोसेस आप नहीं करोगे तो पकौड़े ना बिल्कुल भी अच्छी तरीके से तैयार नहीं होंगे। और इस तरह से जब हम इसमें से निचोड़ कर पानी जो निकाल रहे हैं तो आलू में जो भी बचे खुचे जो स्टार्च थे ना वो भी इस तरह से दाब कर निकालने से अच्छी तरीके से निकल गए हैं। और ये देखिए, जब हम आलू के लच्छे को वॉश करके लाए थे तो एकदम क्लीन और वाइट नज़र आ रहा था। और नमक में डालने के बाद फिर से इसमें से स्टार्च निकल गई है। देखिए, ये सामने से रिजल्ट पानी में हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो लगभग सारे आलू के लच्छे को हमने ले लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से दाब दाब कर ना इसमें से एकदम पानी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से इसमें से पानी निकाल देना है। तो सारे पानी को हमने दाब कर निकाल दिया है। और ये इतना सारा पानी सामने से मैं आपको दिखा देती हूँ कि आलू के लच्छे में कितना सारा पानी रिलीज हो गया था। तो चलिए, आलू के लच्छे को ना अलग रखते हैं। और ये देखिए, इतना सारा पानी एक्स्ट्रा था, अगर इसको नहीं निकालते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। और हमने इस तरह से निचोड़ कर ये देखे सामने से इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है। इसी तरह हमें आलू के लच्छे चाहिए। अभी हम बेसन वाला घोल को ले लेते हैं और यहाँ पे हम आलू के लच्छे को बेसन वाले घोल में डाल देंगे। सारे आलू के लच्छे को हमें बेसन वाले घोल में डाल देना है। और हमने जो नमक में जो डाल के रखा था ना आलू के लच्छे को, इसकी वजह से ये ना बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाएंगे, यानी कि पक जाएंगे। थोड़े से हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाला है, थोड़े से और ये चिली फ्लेक्स और थोड़े से हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। तो यहाँ पे हम और कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे। बहुत ही सिंपल सी हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई और वेजिटेबल्स इसमें मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि बंद गोभी, कैरेट वगैरह। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप को खाना पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। वैसे इतना ही चीज़ों से आप जब पकौड़े को बनाकर तैयार करोगे तो यकीन मानिए आपको लगेगा ही नहीं कि इतना ज़्यादा, इतने कम सामान से पकौड़े इतना ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बन जाता है। आलू के लच्छे और मसालों को अच्छी तरीके से हमें बेसन वाले घोल में मिक्स कर लेना है। जितना ज़्यादा हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे उतना ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि आलू के लच्छे में हमने कोई मसाला नहीं डाला था और बेसन के बैटर में मसाला हमने इस्तेमाल किया था। तो अच्छी तरीके से जब हम फेंटेंगे तो आलू के लच्छे में भी मसाला का फ्लेवर चला जाएगा। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ में अपना नाम और जगह का नाम भी लिख कर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन को भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो हमने इस बैटर को कंटिन्यूस चलाते हुए अच्छी तरीके से फेंट लिया है और जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे उतना ये बेसन वाला जो घोल है, बैटर है, वो उतना ही हल्का होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप भी इस तरह से इसे तैयार कर लीजिएगा और लगभग ये बेसन का घोल तैयार होने ही वाला है। जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया है और इसमें ना जाली बनने लगी। जैसे जैसे आप घुमाओगे तो उतना ये इसमें ना जाली बनने लगेगा और ये देखिए सामने से। और यहाँ पे जो इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें कोई पानी वानी नहीं डालिएगा, पतला नहीं करना है, इसी तरह हमें चाहिए, ना तो ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली। यहाँ पे जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह चाहिए। तो चलिए अच्छी तरीके से हमने इसे फेंट लिया है और ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है और आलू के जो लच्छे थे ना वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो जब हम पकौड़े को बनाने जाएंगे ना तो आलू के लच्छे जो ना बहुत ही जल्दी और आसानी से कुक हो जाएंगे। तो चलिए इसे अलग रख देते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा बाउल और इसमें हम ले लेंगे टोमेटो केचप। तो यहाँ पे मैं टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे धनिया पत्ती वगैरह चटनी की जो होती है ना उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो क्या है कि बच्चों को ना टोमेटो केचप बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। टोमेटो केचप को हमने ले लिया था एक छोटी बाउल में और यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे चारों पीस ब्रेड के हम इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ पे जो टोमेटो केचप हमने लिया था एक बटर नाइफ के इस्तेमाल से चारों ब्रेड के पीस के ऊपर हम ना इस तरह से फैला कर लगाएंगे। तो ध्यान रहे ज़्यादा हमें टोमेटो केचप नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा लेयर लगाना है जिससे ना बढ़िया सा फ्लेवर आए। अब बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप चाहे तो यहाँ पे चिल्ली केचप भी ऐड कर सकते हैं अगर आप खाना पसंद हो, आपके घर में बच्चों को चिली केचप भी साथ में मतलब खाना पसंद हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर मियो वगैरह जो होती है वो भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो मेयोनीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हल्का हल्का सा लेयर लगा लें, ज़्यादा कोट नहीं करिएगा, हल्का हल्का सा लेयर लगानी है जिससे फ्लेवर आ जाए। तो चारों पीस के ऊपर अच्छी तरीके से हम यहाँ पे चटनी या केचप जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे इस तरह से फैलाकर लगा देंगे। और सच में ना जब मैंने इस तरह से टोमेटो केचप जब इस तरह से अंदर से लगाकर पकौड़े को जब बनाया था ना तो इतना बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा था। अंदर से जो सॉस का फ्लेवर था ना यकीन मानिए इतना ज़्यादा टेस्टी मतलब लग रहा था खाने में। तो मैं आप तो बता नहीं सकती हूँ, जब आप लोग ट्राई करेंगे बनाएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। सॉस को अच्छी तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर आलू के लच्छे और बेसन वाले घोल जो हमने तैयार किए थे ना उसमें से 1 स्पून ले लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे इसकी जो मतलब कोटिंग करनी है ना ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा पतली। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब इसके ऊपर डाल दिया है और बहुत ही ध्यान से इस तरह से हम इसके ऊपर फैला देंगे। किनारों से बाहर हमें नहीं निकालना। जिस तरह से ब्रेड के ऊपर जो बटर आप लगाते हो ना बस उसी तरह मक्खन की तरह हम इस तरह से फैला कर लगा लेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताएं। कुछ लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आई है और उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स में नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है, साथ में बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी लिखा है। तो उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। राजू पाठरे जी मुंबई मांडूप से, विविता जी गोवा से, जयंती जी सूरत से, उर्मिला जेठवानी जी महाराष्ट्र मुंबई से, नाहिद रिजवी जी लखनऊ से, सुमन जी जलंधर से, चित्रांजन साहू जी मुंबई से, रविता पाठरे जी इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, उषा सेठ जी बनारस से, आशा जी फरुखाबाद से, सिदरा जी गुजरात से, चंदेश्वर प्रसाद जी बिहार से, नजमा जी कराची से, मंजू शुक्ला जी कानपुर से, हरिंदर कौर जी पंजाब मालेवर कोतला से, मिलिना जी गोवा से, कनकलता श्रीवास्तव जी लखनऊ से, साफिया बीबी सूरत से, जफर जैदी इंडिया यूपी से, रुखसाना जी पाकिस्तान कोटा से, रेखा त्यागी जी जलंधर से, हुकुम सिंह जी पटियाला से, मीनाक्षी जी हैदराबाद तेलंगाना से, विमला जी लुधियाना से, कुसुम जी गाजियाबाद से, विमला सेन जी जयपुर से, मुबीना बेगम जी दिल्ली से,
दिल्ली जाफराबाद से, निशात फातिमा जी बिहार से, संध्या जी इंदौर से, फरहत शकीला जी पाकिस्तान कराची से, फरहीन जी आगरा से, वीना शर्मा जी मुंबई से, प्रसाद धूमल जी न्यूजीलैंड से, मधु अरोड़ा जी झांसी से, अहमद फराज पिंडी पाकिस्तान से, मोहिंद्र सिद्धू जी यूके से, रुस्तम जी न्यूजीलैंड से, मधु खन्ना जी पिंपरी पूना से, भारत जी ललितपुर से, कुसुम निर्मल जी सुजानपुर पठानकोट पंजाब से। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू। इसी तरह आप लोगों को आगे भी रेसिपी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में इसी तरह लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो सारे ब्रेड के पीसेस के ऊपर हमने बेसन और आलू के लच्छे वाला घोल कोट कर लिया था। चलिए इसे हम शैलो फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा ले लिया। गर्म कर लेंगे अच्छे से और नॉन स्टिक तवा का ही इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि इसमें चिपकेंगे नहीं। और मतलब यहाँ पे हम लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया। अपने पसंद का ऑयल डालें, जो भी ऑयल आप खाते हो ना उसका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे घी का या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा और थोड़ी देर पलटने के बाद यहाँ पे हमने वापस से थोड़ी सी धनिया पत्ती से इस तरह से गार्निशिंग कर लिया है। तो पहले हमने यहाँ पे धनिया पत्ती इसलिए नहीं डाला था कि अगर शुरुआत में ही आप धनिया पत्ती डाल देंगे तो धनिया पत्ता का जो है ना कलर वो मतलब चला जाएगा, ग्रीन नहीं होगा और लुक बढ़िया सा नहीं आता है। तो थोड़ा सा ना आप सेकने के बाद, हल्का सा सेकने के बाद धनिया पत्ती ऊपर से गार्निश कर लीजिएगा और रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है। तो ध्यान रखना है, इस पकौड़े को हम शैलो फ्राई एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए करेंगे। और ये हमारा पकौड़ा फ्राई हो चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एयर फ्रायर हो ना तो उसमें भी आप इस पकौड़े को तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऑयल कम खाते हो तो उसमें भी। और यहाँ पे हमने जो ऑयल का इस्तेमाल किया है तो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और भी कम ऑयल रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। क्या है कि नॉन स्टिक तवे में जब आप बना रहे हो तो कम ऑयल में भी बन सकता है। बस ध्यान रखना है कि आलू के लच्छे को अच्छी तरीके से कुक करना है, लो फ्लेम पे बनाना है इसे। और ये देखिए बचे हुए जो ऑयल थे उसमें ही हमने बहुत ही कम ऑयल में दूसरे वाले पकौड़े को डालकर इस तरह से शैलो फ्राई कर लिया है। और सेम प्रोसेस के साथ जिस तरह पहले हमने धनिया पत्ती ऊपर से डाला था उसी तरह बचे हुए पकौड़े में भी हमने सेट कर लिया है। तो पहले हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में पकौड़े को शैलो फ्राई किया था, बाद में हमने एकदम कम ऑयल में भी बनाकर दिखाया है। तो चॉइस आपकी है, आप जिस तरह से खाना पसंद करते हो, कम ऑयल ज़्यादा ऑयल, उसी तरह आप बनाकर तैयार कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे बटर या देसी घी का भी इस्तेमाल कर ले, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। तो बस बहुत ही ध्यान से इसे हमें उलट पुलट करना है और कलर सुनहरा आने तक शैलो फ्राई कर लेना है। और बचे हुए जो पकौड़े थे ना उसका भी बढ़िया सा कलर आ गया। सामने से इसका ये कलर देखिए। उसी प्लेट में हम इसे भी ले लेते हैं। चारों पकौड़े बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो गए, यानी शैलो फ्राई हो गए हैं। सामने से मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए सामने से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी कम ऑयल में, वो भी घर के रखी हुई सामानों से, इतना ज़्यादा टेस्टी और देखने में इतना मतलब फैंसी लग रहा है। क्या बच्चे तो दौड़ पड़ेंगे इसे खाने के लिए। तो यहाँ पे हम टोमेटो केचप ले रहे हैं। आप अपने पसंद का कोई सा भी चटनी, केचप या जो भी आपको खाना पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर ले सर्व करने के लिए। तो हमारे घर में टोमेटो केचप बच्चों को काफ़ी पसंद है। हो रहा है ना, बच्चों को ये मीठी टाइप की जो चीज़ें होती हैं खाना पसंद होती है। तो आप अपने पसंद की केचप या धनिया पत्ती की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। तो आप इस पकौड़े को घर में छोटी मोटी पार्टी हो, जैसे बर्थडे पार्टी हो या फिर एनिवर्सरी पार्टी हो, उसमें भी आप इसे स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही पसंद आएगी सभी को। तो आप लोग भी जाए और बनाएं, खाकर एंजॉय करें। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।